हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? कैसे चल रही है आपकी तैयारी? आई होप बहुत अच्छी चल रही होगी। और हमारा फिजिक्स का पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने सारे के सारे चैप्टर्स की डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल देखी, जिनकी पॉसिबिलिटी है कि वो हमारे सिलेबस में आ सकते हैं। आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो है हमारी सेकेंड बुक, और सेकेंड बुक का पहला चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ठीक है, हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड करेंगे। एक बार हम इसमें फ्लो, इसका एक ही लेक्चर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का, हम एक बार इसका फ्लो देख लेते हैं कि कैसे कैसे रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं बॉडीज देखूंगी कि मेरे पास नेचर में किस तरीके की बॉडीज होंगी। कौन कौन सी होंगी हमारे पास? इलास्टिक, प्लास्टिक एंड रिजिड। रिजिड बॉडी हमने रोटेशनल में भी देखी थी। इसके बाद हम लोग स्ट्रेस की बात करेंगे। वो स्ट्रेस नहीं जो आपका एग्जाम आपको दे रहा है, फिजिक्स में क्या स्ट्रेस है वो देखेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे स्ट्रेन की। ओके, इसके बाद हम लोग जाएंगे हुक्स लॉ पर। हुक्स लॉ में हम लोग इसके बाद तीन तरीके के केसेस करेंगे: यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और शेयर मॉडुलस। आफ्टर दिस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी करेंगे, एंड देन हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व करेंगे। इसमें बहुत लंबी लंबी कैलकुलेशन होती हैं, तो हम चलते हैं आज सबसे पहले कि हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है क्या? बॉडीज। बॉडीज कौन कौन सी हैं, कैसे कैसे है, क्या क्या हम लोग उनको डिफाइन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिजिड बॉडीज की। रिजिड बॉडीज, रिजिड बॉडीज हमने क्या पढ़ी थी? ऐसी बॉडीज जिनके पार्टिकल्स के बीच का सेपरेशन चेंज ना हो जब भी आप कोई एक्सटर्नल फोर्स उनको दे रहे हो। ये बात हमने अपनी फर्स्ट बुक में पढ़ी थी, रोटेशनल वाले चैप्टर में। तो हम लिखेंगे रिजिड बॉडीज, दोज बॉडीज in which separation between any two particles is constant on applying any external force, any external force। ऐसी बॉडीज को हम क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडीज बोलते हैं। अब इसके बाद हम जो यहाँ पे देखने वाले थे, हमारे पास दो तरीके की बॉडीज और आई। एक को हम बोलते हैं इलास्टिक बॉडी और एक को हम बोलते हैं प्लास्टिक बॉडी। देखो, पहली बात, जो हमने रिजिड बॉडी पढ़ा था तब भी हमने ये बात बोली थी कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ना आए चेंज। तो परफेक्ट तो कुछ भी नहीं है, बट स्टिल क्योंकि उसका चेंज मेरे मोशन को अफेक्ट नहीं करता, तो हम लोग उसको रिजिड बॉडी की कैटेगरी में रख देते हैं। सिमिलरली इलास्टिक बॉडी क्या है? ऑन removal of deforming force when body regains its shape and size, then it is said to be इलास्टिक बॉडी। इलास्टिक बॉडी मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स कैसे? आपने कोई फोर्स लगाई और वो फोर्स उस बॉडी की शेप या साइज चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, तो उसको हमने बोला डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्म कर रही है ना उसकी शेप को,
जब मैंने वो डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दी तो बॉडी ने वापस अपनी ओरिजिनल शेप को क्या कर लिया, गेन कर लिया। ऐसी बॉडीज को हमने क्या बोला, इलास्टिक बॉडी। फिर आया हमारे पास प्लास्टिक बॉडी। व्हेन body does not regain its shape on removal of deforming force, then it is said to be प्लास्टिक बॉडी। ठीक है, ये तो हमारी हुई इलास्टिक, प्लास्टिक और रिजिड बॉडी की डेफिनेशन। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। अब इलास्टिसिटी है क्या, हम जो चैप्टर कर रहे हैं तो इसमें इलास्टिसिटी कैसे डिफाइन करेंगे वो देखो। इलास्टिसिटी की बात करते हैं हम लोग। इलास्टिसिटी मतलब कि वो अपोज कर रही है जो भी बॉडी में चेंज हो रहा है। या फिर आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि जब मैंने कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो मेरी एबिलिटी की मैं कितनी जल्दी अपनी शेप वापस ले सकती हूं, हम लोग उसको भी इलास्टिसिटी बोल सकते हैं। ये बात रही हमारी यहां तक की। अब जब भी ये मान लीजिए हमारे पास कोई सॉलिड है, ठीक, आपने इस सॉलिड बॉडी में एक एफ एक्सटर्नल दिया, ये एफ एक्सटर्नल मेरे लिए डिफॉर्मिंग फोर्स है, राइट। डिफॉर्मिंग फोर्स है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये शेप चेंज करना चाह रहा है। तो होगा क्या, मेरी बॉडी क्या करेगी, अपनी शेप वापस रीगेन करना चाहेगी, वो नहीं चाहती कि उसके अंदर डिफॉर्म आए, तो वो एक रीस्टोरिंग फोर्स लगाएगा अपने ऊपर। ठीक है, रीस्टोरिंग फोर्स। एंड न्यूमेरिकली एफ रीस्टोरिंग इज इक्वल्स टू एफ डिफॉर्मिंग होता है अपने पास। डिफॉर्मिंग बोलो या एक्सटर्नल बोलो, इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले चलते हैं स्ट्रेस की तरफ। देखो, आपको अपने अपने एग्जाम्स का स्ट्रेस बेशक हो रहा होगा, लेकिन जो फिजिक्स की डेफिनेशन है स्ट्रेस की वो कुछ और है। फिजिक्स क्या कहता है कि स्ट्रेस इज defined as the ratio of restoring force per unit area। अब क्योंकि मैंने ये बात बोली है कि जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो मैग्नीट्यूड वाइज डिफॉर्मिंग फोर्स के ही इक्वल है, तो मैं फॉर्मूला क्या लिख सकती हूं, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू एफ एक्सटर्नल बाय ए। ठीक है, एसआई यूनिट क्या बनेगी इसकी, एसआई यूनिट बनी फोर्स की हुई न्यूटन, एरिया की हुई मीटर -2। डायमेंशन क्या लिखोगे आप इसका, डायमेंशन जाएगा मेरे पास m l-1 t-2। ये हुई मेरी स्ट्रेस की बात कि आपने बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स, उसने रीस्टोरिंग फोर्स दिया। अब रीस्टोरिंग फोर्स बाय एरिया मेरा स्ट्रेस होता है, बट न्यूमेरिकली अभी मैंने आपको पीछे वाली स्लाइड पे बोला कि जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो डिफॉर्मिंग फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर था।
तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, स्ट्रेस इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल बाय ए। न्यूमेरिकल में आप एफ बाय ए लिखोगे सीधे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसमें आगे देखते हैं कि मेरे पास स्ट्रेस के कितने टाइप्स हैं। तो हमारे पास जो स्ट्रेस है वो 3 तरीके का है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस। ठीक, इसमें भी जो लॉन्गिट्यूडनल है वो 2 सब कैटेगरीज में आप बोल सकते हो, टेंसाइल और कंप्रेसिव। तो हम सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की बात करते हैं। पहला आया अपने पास देखो, स्ट्रेस का सबका फॉर्मूला वही रहेगा, बट ये देखना है कि वो लग किस डायरेक्शन में रहा है और कैसे लग रहा है। तो जब मैंने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की बात करी, इसमें हमने बोला व्हेन फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, तब हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बोलते हैं। कैसे, जैसे अपने पास ये एक बॉडी है, ठीक, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इस एरिया पे मैंने एक एफ लगा दिया फोर्स, तो ये मेरा एफ एक्सटर्नल है। बॉडी क्या करेगी, अपने अंदर डेवलप करेगी एफ रीस्टोरिंग, तो मेरे पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कितना बन गया, इज इक्वल्स टू एफ परपेंडिकुलर बाय एरिया। ठीक, ऐसा यूनिट हमने जो नॉर्मल स्ट्रेस की रखी वही रहने वाली है, डायमेंशन भी वही रहने वाला है, कुछ चेंज नहीं होना। जब हम टेंसाइल की बात करते हैं, टेंसाइल के केस में हम बोलते हैं कि आप उसको इलोंगेट करना चाह रहे हो, मतलब आप उस जो फोर्स दे रहे हो उसकी लेंथ को बढ़ाने के लिए दे रहे हो। कंप्रेसिव में हम बोलते हैं कि हम कंप्रेशन कर रहे हैं। कंप्रेशन का मतलब कि मैं उस पर इस तरीके से फोर्स लगा रही हूं कि उसकी जो लेंथ है वो कम हो जाए। ये हुआ हमारा ये वाला केस। अब हम चलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की तरफ। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस में देखो कि क्या होता है, आपके पास एक बॉडी है, इस बॉडी के हर छोटे से क्रॉस सेक्शनल सरफेस पर आपने परपेंडिकुलर फोर्सेस लगा रखे हैं। छोटे छोटे एरिया पर ये परपेंडिकुलर फोर्सेस लग रहे हैं, ऑल ओवर द सरफेस। तो रिजल्ट क्या होगा कि इसकी शेप, इसका जो साइज है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। या आपने एफ दे रखा है, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को क्या बोला, व्हेन नॉर्मल फोर्स is acting over the surface पूरे सरफेस पर लगेगी बॉडी पे, ठीक है, उसको हमने बोला वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का फॉर्मूला भी देखो वही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होना, इज इक्वल्स टू एफ परपेंडिकुलर बाय एरिया। अब इसमें बस ध्यान क्या रखना था, लॉन्गिट्यूडनल में एक क्रॉस सेक्शनल एरिया पर लेंथ चेंज करने के लिए लग रहा था, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस में पूरे सरफेस पर लगेगा जो भी फोर्स लगेगा। इसके बाद आते हैं हम शियर स्ट्रेस पर।
शियर स्ट्रेस बोलता है कि आपके पास कोई एक बॉडी है, ठीक, आपने इस पे एक सरफेस पर टेंजेंशियल फोर्स लगाया है, क्योंकि मैंने सरफेस के पैरेलल फोर्स लगाया है तो उसको पैरेलल या टेंजेंशियल फोर्स बोलेंगे। उस फोर्स के लगने की वजह से क्या हुआ, अगर ये एल साइड है तो ये इस साइड से तो रिजिड था, ये क्या हुआ, शेप चेंज कर गया। शेप चेंज करेगा तो उसने यहां पे कुछ डिफॉर्मेशन लिया है, ठीक है, और ये आया हमारा शेप। तो स्ट्रेस क्या हुआ हमारे पास, shear stress is tangential force acting on cross sectional area। तो हम क्या लिखेंगे, shear stress is equals to F parallel by area। ये तो हुई मेरी यहां तक स्ट्रेस की कहानी। अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे जो हम देखेंगे वो क्या है, हमारा स्ट्रेन। हाँ जी, आ जाइए स्ट्रेन के ऊपर। स्ट्रेन क्या कहता है, स्ट्रेन is defined as the ratio of change in dimension to original dimension। ठीक है, स्ट्रेन तीन कैटेगरी की है, पहले स्ट्रेन लिख लेते हैं। चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल, तो सेम ही चेंज होना है, इसका मतलब ये क्या है, आपकी स्ट्रेन कैसी क्वांटिटी है, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। ना तो इसके पास कोई यूनिट है, ना ही इसके पास कोई डायमेंशन है। स्ट्रेन हमारे पास तीन तरीके के आएंगे, कौन कौन से, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एंड शियर स्ट्रेन। तो सबसे पहले हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन करते हैं। पहला क्या है अपने पास, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। देखो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या कह रहा है, जब हमने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में क्या पढ़ा था, आप फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, सिर्फ एक सरफेस वाले उस पे साइड पे और उसकी लेंथ चेंज हो रही है, इसका मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कह रहा है कि आपके फोर्स लगाने से जब लेंथ में चेंज आ रहा है उसको हमने क्या बोला, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो मेरे पास क्या आया, longitudinal strain is equals to change in length by ओरिजिनल लेंथ। तो हमारे पास क्या आया, डेल्टा एल बाय एल।
सिमिलरली अब आप कनेक्ट करो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की। जब मैं बात करूंगी तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मतलब किस में चेंज आया होगा, उसके वॉल्यूम में। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या बोलता है अपने को, व्हेन applying force, volume of body changes। तो हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, डेल्टा वी बाय वी। देखो दोनों तरफ सेम डायमेंशन आ रही है हर बार। लेंथ ऊपर था तो लेंथ ही नीचे, तो यूनिट भी नहीं थे, डायमेंशन भी नहीं। वॉल्यूम ऊपर है तो वॉल्यूम नीचे। अब हम बात करते हैं शियर स्ट्रेन की। शियर स्ट्रेन में एक तो ये याद रखना है कि आपके पास पैरेलल फोर्स है ना। व्हेन फोर्स is applied parallel to cross sectional area, parallel to cross section area, shape changes, shape changes। तो हमारे पास कौन सा स्ट्रेस आया था, शियर स्ट्रेन। तो देखो शियर स्ट्रेन इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स बाय एल। ये बॉडी, आपने इस पे फोर्स लगाया, इसने अपनी शेप चेंज करी डेल्टा एक्स से, और ये हो गया हमारे पास फाई। तो हमने लिखा फाई इज इक्वल्स टू एक्स बाय एल। तो हमारी बॉडी की क्या हुई, शेप चेंज हो गई। ये तो हुई हमारी स्ट्रेस और स्ट्रेन की कहानी। ठीक है, अब इसके बाद जो हम शुरू करेंगे वो है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ के बाद हम 3 मॉड्यूलस पढ़ेंगे, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, बल्क मॉड्यूलस और यंग मॉड्यूलस। ठीक है, उसके बाद हम लोग इलास्टिक एनर्जी करेंगे एंड देन फिर हम लोग जाएंगे अपने स्ट्रेस स्ट्रेन का। बहुत छोटा सा चैप्टर है सॉलिड्स, और इसमें न्यूमेरिकल ही है जो कैलकुलेशन में लेके जाता है आप लोगों को। ठीक है, चलिए आइए सबसे पहले हुक्स लॉ पर। देखो हुक्स लॉ क्या कहता है। हुक्स लॉ कहता है कि जो विद इन इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट मतलब कि मेरी बॉडी रीगेन कर लेगी अपनी शेप, सिर्फ उसी बात की बात कर रहे हैं अभी। तो जो मेरा स्ट्रेस डेवलप्ड हुआ है बॉडी में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्ट्रेन। जितना भी स्ट्रेन आ रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेस डेवलप्ड इन द बॉडी। तो हम उसको कैसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, within elastic limit, within elastic limit, stress developed in a body is directly proportional, is directly proportional to the strain। कि बॉडी में कितना स्ट्रेन आया है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेस विद इन इलास्टिक लिमिट। अब मैं इस बात को कैसे लिखूंगी, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या होगा, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू ई इंटू स्ट्रेन। ई क्या है हमारे पास, इलास्टिसिटी।
कि हमारे पास कौन कौन सी आ सकती हैं ई इलास्टिसिटी कोफिशिएंट, कौन कौन से हो सकते हैं, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये 3 हमें इसमें करने हैं। अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपने यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से। तो देखो विद इन इलास्टिक लिमिट, डिफाइन ऐसे ही करना है, विद इन इलास्टिक लिमिट ऑफ बॉडी Young's modulus of elasticity is defined as the ratio of longitudinal stress to longitudinal strain। ठीक है, यंग मॉडुलस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। सिंबल y है इसका, हमने लिखा y इज इक्वल्स टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, y इज इक्वल्स टू, स्ट्रेस की जगह हमने क्या लिखा F बाय ए, स्ट्रेन क्या था डेल्टा L, और रेसिप्रोकल करके L गया ऊपर की तरफ। ये हुआ हमारे पास y का फॉर्मूला। अब इसकी डायमेंशन अगर मुझे लिखनी है तो हमारे पास स्ट्रेन तो डायमेंशनलेस ही था, तो मेरे पास SI यूनिट क्या आएगी, SI यूनिट हो जाएगी जो स्ट्रेस की SI यूनिट थी, दैट इज न्यूटन मीटर -2, और डायमेंशन क्या हो जाएगी हमारे पास, डायमेंशन ML-1 T-2 हो जाएगी। ठीक है, अब एक चीज देखो, हमने पढ़ा था कि जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है वो इज इक्वल्स टू kx होती है, राइट। तो मैं यहां से एक चीज और लिख सकती हूँ, F इज इक्वल्स टू kx, और जब मैं उस फॉर्मूला से F निकाल रही थी तो y a डेल्टा L बाय L हुआ। डेल्टा L ही तो है कि मैंने उसको कितना ओरिजिनल पोजीशन से चेंज करा, तो जो हमारे पास यहां से k आता वो कितना होता, y a बाय L, ये हमें याद रखना है। ये हुई सारी की सारी कहानी मेरी यंग मॉडुलस की। अब यंग्स मॉडुलस के क्वेश्चंस देखते हैं कुछ। देखो मेन बात आके हमारी न्यूमेरिकल्स पे ही अटकेगी अगर फिजिक्स है तो। उसने बोला है अ स्ट्रक्चरल स्टील रॉड हैज अ रेडियस ऑफ 10 मिलीमीटर। अपने पास एक स्टील रॉड है, उसका रेडियस कितना है, 10 मिलीमीटर है। मिलीमीटर को सबसे पहले SI यूनिट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर। तो ये आया 10 इंटू 10⁻³ मीटर। एंड द लेंथ ऑफ, और रॉड की लेंथ कितनी दे रखी है उसने हमें, 1 मीटर दे रखी है। अब उसने बोला है 100 किलो न्यूटन फोर्स स्ट्रेचेस इट अलोंग इट्स लेंथ। मैंने उसकी लेंथ के अलोंग एक 100 किलो न्यूटन का फोर्स लगाया है। तो F इज इक्वल्स टू 100 किलो न्यूटन हुआ। किलो न्यूटन को चेंज करा न्यूटन में, मतलब 10⁻3, तो टोटल कितना हो गया 10⁵ न्यूटन। अब उसने मुझसे बोला है कैलकुलेट स्ट्रेस। सबसे पहले उसने मुझसे स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए बोला है। देखो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या था अपने पास, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया। फोर्स कितना है हमारे पास 10⁵, और एरिया क्या लिखोगे, अगर मेरे पास ये रॉड है तो आपने किस एरिया पे फोर्स लगाई अलोंग लेंथ, इसके सर्कुलर एरिया पे, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्कुलर बन रहा है, तो एरिया ऑफ सर्कल जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारे पास πr²। तो ये कितना हुआ 10⁵ डिवाइडेड बाय 3.14 मल्टीप्लाई 10⁻² का होल स्क्वायर। करेक्ट। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1/3.14
इंटू 10⁻⁹। अब एक बार देख लेते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। 1/3.14। जब हम इस वैल्यू को सॉल्व कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है 0.318 इंटू 10⁻⁹। तो मैं बोल सकती हूँ नियरली इक्वल्स टू 318। देखो मैं कैलकुलेटर यूज कर रही हूँ लेकिन आपको कैलकुलेटर यूज नहीं करना है। तो हमारे पास स्ट्रेस आ रहा है 3.18 इंटू 10⁸ न्यूटन मीटर -2। ये तो आ गया हमारे पास स्ट्रेस। अब उसने अगला क्या बोला है, इलोंगेशन भी बताना है और स्ट्रेन भी बताना है। तो सबसे पहले स्ट्रेन और इलोंगेशन की बात करते हैं। सेकंड आया हमारे पास इलोंगेशन, मतलब अपने को डेल्टा एल बताना है। तो हमारे पास फॉर्मूला है y इज इक्वल्स टू एफ बाय ए मल्टीप्लाई एल बाय डेल्टा एल। तो डेल्टा एल कितना बनेगा हमारे पास, एफ बाय ए वाई एल। फोर्स तो 10⁵ है, और अगर मेरे को डेटा सही याद है तो लेंथ 1 दे रखी है उसने हमें, लेंथ की जगह गया 1, ठीक है, और एरिया की जगह गया 3.14 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई यंग्स मॉड्यूलस कितना दिया है 2 इंटू 10⁻11, 2 इंटू 10⁻11। ठीक, अभी याद करो हमने पीछे स्ट्रेस निकाला था और स्ट्रेस एग्जैक्ट ये डेटा था। ये कितना आया था हमारे पास 3.18 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁻11। 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही रह जाएगा। तो ये कितना हो गया, 2 से इसको डिवाइड करो 1.59 मल्टीप्लाई 11 में से 8 गया, कितना बचा -3। इतना मेरे पास क्या आया है, इलोंगेशन आया है, किसमें, मीटर में। ठीक है, अब उसने बात करी थर्ड पार्ट में स्ट्रेन की। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना हुआ अपने पास, डेल्टा एल बाय एल। तो स्ट्रेन कितना निकाला था हमने 1.59 इंटू 10⁻³ इलोंगेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ 1। तो स्ट्रेन कितना आया 1.59 इंटू 10⁻³ मीटर। ये हुआ हमारे पास यंग मॉड्यूलस का एक क्वेश्चन। अब चलते हैं हम इसमें आगे। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने से। उसने बोला है अगले क्वेश्चन में, अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2.2 मीटर। कॉपर वायर है तो लेंथ ऑफ कॉपर इज इक्वल्स टू 2.2 मीटर एंड अ स्टील वायर ऑफ लेंथ 1.6 मीटर। तो स्टील के लिए मैंने सिंबल S यूज करा है और कॉपर के लिए मैंने सिंबल C यूज करा है। ये हो जाएगा हमारे पास 1.6 मीटर। अब उसने बोला बोथ ऑफ डायामीटर 3 मिलीमीटर। दोनों का डायामीटर सेम है तो क्या दोनों की रेडियस भी सेम होगी, बिल्कुल सेम होगी। अगर उसने मुझे डायामीटर दे रखा है 3 मिलीमीटर तो रेडियस ऑफ कॉपर इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ स्टील। डायामीटर का आधा होता है और मिलीमीटर को चेंज करा 10⁻³ मीटर में। अब आगे क्वेश्चन देखो, उन दोनों को हमने एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया। कैसे, एक ये मेरे पास स्टील की है और ये मेरे पास आगे कॉपर की है, तो एंड टू एंड हमने इसको कनेक्ट कर रखा है। अब उसने बोला है व्हेन स्ट्रेस्ड बाय अ लोड द नेट इलोंगेशन इज फाउंड टू बी दिस। नेट इलोंगेशन मतलब आपने फोर्स लगा के इसको खींचा, दोनों का कंबाइंड इलोंगेशन जो है वो 0.7 है। मतलब डेल्टा एल ऑफ कॉपर प्लस डेल्टा एल ऑफ स्टील इज इक्वल्स टू कितना 0.7 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, अब उसने बोला है आपको लोड निकालना है, मतलब आपको क्या कैलकुलेट करना है, एफ कैलकुलेट करना है आपको क्वेश्चन में। ठीक है, और उसने बोला है नेट इलोंगेशन YC और YS ये दे रखा है। ठीक है, तो सेम लोड ही उसने दोनों के ऊपर लगाया है, करेक्ट। तो अगर मैं इंडिविजुअल फॉर्मूला लिखने जाऊंगी तो मैंने लिखा Y फॉर कॉपर इज इक्वल्स टू F बाय A इंटू L ऑफ C डिवाइडेड बाय डेल्टा L ऑफ C। फिर हमने लिखा Y ऑफ स्टील इज इक्वल्स टू F बाय A मल्टीप्लाई L ऑफ स्टील बाय डेल्टा L ऑफ स्टील।
मैंने ए कॉमन क्यों लिखा है, क्योंकि उसने मुझे दोनों का रेडियस ऑलरेडी कॉमन दे रखा था, तो इसका मतलब दोनों का एरिया कॉमन आएगा। तो हमने क्या करा, अब अप्रोच, मैंने इक्वेशन 1 2 को क्या कर दिया, आपस में डिवाइड कर दिया। अगर इक्वेशन 1 2 को आपस में डिवाइड करेंगे तो देखो हमारे पास क्या डेटा आया, इधर वाई सी बाई वाई एस हो जाएगा, है ना, और इधर जाओगे तो क्या होगा, एल सी बाय डेल्टा एल सी मल्टीप्लाई डेल्टा एल एस बाय एल एस। वाई की वैल्यू तो रखिए 1.1 इंटू 10⁻11। यहां पे अब हम वैल्यू पुट करते हैं 1.1 इंटू 10⁻11, फिर उसने मुझे स्टील के लिए दे रखा है 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁻11 इज इक्वल्स टू, लेंथ ऑफ कॉपर है 2.2 इधर हो गया 1.6 मल्टीप्लाई डेल्टा एल ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय डेल्टा एल ऑफ कॉपर। ठीक है, अब इसको कैंसिल आउट करते हैं तो मेरे पास क्या आया, डेल्टा एल ऑफ स्टील बाय डेल्टा एल ऑफ कॉपर इज इक्वल्स टू, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हुआ और यहाँ 10 आया, 11 से इसको कैंसिल करा 2, इससे इसको कैंसिल करा 8, तो ये क्या आया हमारे पास 8/20, तो ये आया 4/10। इसका मतलब डेल्टा एल ऑफ स्टील इज इक्वल्स टू 0.4 डेल्टा एल ऑफ सी है। अब अपने पास एक इक्वेशन थी पीछे ये वाली, दोनों का कंबाइंड है ना, इंटू 10⁻³ दे रखा था उसने हमें। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 0.4 डेल्टा एल सी प्लस डेल्टा एल सी इज इक्वल्स टू 0.7 इंटू 10⁻³ तो मेरे पास 1.4 आया प्लस करके डेल्टा एल सी इज इक्वल्स टू 0.7 इंटू 10⁻³ डेल्टा एल सी की वैल्यू कितनी आई, 1/2 इंटू 10⁻³ मीटर। यहां तक तो अभी हमने सिर्फ इलोंगेशन निकाली है, क्वेश्चन तो हमसे किसका पूछ रहा था, वो फोर्स निकालने का। अब वापस से हम लोगों ने किसकी वो निकाली है, कॉपर की, तो मैं कॉपर के लिए यंग मॉडुलस लगाती हूँ, y ऑफ कॉपर इज इक्वल्स टू f बाय ए लेंथ ऑफ कॉपर बाय डेल्टा एल सी। तो मेरे पास फोर्स कितना आएगा, YC मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई डेल्टा एल सी डिवाइडेड बाय एल सी। वाई ऑफ कॉपर कितना दे रखा था अपने को, 1.1 इंटू 10⁻11 मल्टीप्लाई पाई इंटू 3/2 इंटू 10⁻³ स्क्वायर है तो मल्टी, देखो स्क्वायर और इधर कितना आएगा, डेल्टा एल सी कितना है 1/2 इंटू 10⁻³ डेल्टा एल कितना दे रखा था उसने अपने को कॉपर का 2.2। ठीक है, बस आप क्या करेंगे, इस वाली कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो और आंसर रिपोर्ट करेंगे। ये काम आपको रिपोर्ट करना है कैलकुलेशन करके। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो उसने क्या बोला है, स्टील वायर ऑफ लेंथ, एल ऑफ स्टील कितना दे रखा है उसने अपने को 4.7 मीटर एंड अ क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया ऑफ स्टील कितना दे रखा है 3 इंटू 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर, स्ट्रेचेस बाय द सेम अमाउंट। सेम अमाउंट से स्ट्रेच करने का मतलब क्या है, डेल्टा एल ऑफ सी इज इक्वल्स टू डेल्टा एल ऑफ एस दे रखा है एज अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ। एल ऑफ कॉपर कितना दे रखा है उसने अपने को 3.5 मीटर और एरिया ऑफ कॉपर कितना दे रखा है 4 इंटू 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर। फिर आगे बोला है अंडर अ गिवन लोड, मतलब लोड भी सेम है, F फॉर C इज इक्वल टू F फॉर S। आगे क्या बोला है, यंग मॉडुलस का रेशियो बताना है अपने को। ठीक है, तो यंग मॉडुलस का रेशियो है तो फॉर्मूला लिखो पहले, Y फॉर कॉपर क्या लिखोगे, F बाय A ऑफ कॉपर
इंटू एल ऑफ कॉपर बाय डेल्टा एल सी, सेम ही होंगे। वाई ऑफ स्टील, स्टील है ना, हाँ, वाई ऑफ स्टील लिखोगे तो कितना, एफ बाय ए ऑफ स्टील इंटू एल ऑफ स्टील बाय डेल्टा एल ऑफ स्टील। अब उसने पहला किसका लिखा है, स्टील पहले लिखा है, तो मतलब मुझे रेशियो में स्टील बाय कॉपर करना पड़ेगा। तो जब आप स्टील बाय कॉपर करोगे तो आपके पास कितना आएगा, वाई ऑफ स्टील बाय वाई ऑफ कॉपर इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ स्टील बाय एरिया ऑफ स्टील इंटू एरिया ऑफ कॉपर बाय लेंथ ऑफ कॉपर। क्यों, क्योंकि एफ और डेल्टा एल तो दोनों के लिए सेम है, बस यहां पे वैल्यू पुट करनी है अब आपको। ठीक है, ये तो थे हमारे यंग मॉड्यूलस के कुछ कुछ क्वेश्चंस। अब चलते हैं हम लोग, अच्छा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका पहले। देखो इस वाले क्वेश्चन में भी ज्यादा कुछ नहीं है, सेम वही फॉर्मेट है जो हम करते आ रहे हैं, बस इस वाले चैप्टर में थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा लगता है। उसने क्या बोला है, 2 वायर्स ऑफ डायामीटर, डायामीटर कितना दे रखा है उसने हमें, d इज इक्वल्स टू 0.25 इंटू 10⁻⁻² मीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी अपने पास, 0.25/2 इंटू 10⁻⁻² मीटर, करेक्ट। मेड ऑफ स्टील और ब्रास, और उसने क्या बोला है, आर लोडेड एज शोन, दोनों को लोड करा रखा है, स्टील को 4 kg से और ब्रास को 6 kg से। द अनलोडेड लेंथ, जो दोनों की इनिशियल लेंथ है, लेंथ ऑफ स्टील दे रखी है 1.5 मीटर और लेंथ ऑफ ब्रास दे रखी है हमें 1.0 मीटर। अब उसने पूछा है कि आप इलोंगेशंस बता दो दोनों के, तो मतलब अपने को कैलकुलेट क्या करना है, डेल्टा एल सी डेल्टा एल एस स्टील का, और हमें कैलकुलेट करना है डेल्टा एल बी ब्रास का। तो सबसे पहले अगर मैं स्टील की बात करूं तो फॉर्मूला क्या बनता है, दोनों के लिए लिख लेते हैं एक जनरल फॉर्मूला, y बाय ए एल बाय डेल्टा एल आता। तो आप डेल्टा एल कितना लिखते, एफ एल बाय ए वाई। चलो एरिया तो मैं पाई आर स्क्वायर कर लूंगी, वाई उसने मुझे दोनों का दे रखा है और लेंथ भी दे रखी है। बात आती है फोर्स की कि इसको इलोंगेट करने वाली फोर्स है कौन सी। तो जब मैं बात करती हूं आपके स्टील के लिए, तो स्टील में 4 kg भी है और वो 6 kg की वजह से भी एलोंगेट हो रहा है। तो स्टील में क्या जाएगा मेरा, एफ, एफ फॉर स्टील कितना हो जाएगा, 4 + 6g। टेंशन याद करो कि टोटल मास जितना हैंग करते थे एनएलएम में हम लोग वहां से निकालते थे। तो मेरे पास स्टील की फोर्स कितनी हो जाएगी, 10g। तो कितना हो गया, 10 × 10 न्यूटन। तो जब आप डेल्टा एल फॉर स्टील लिखोगे तो क्या लिखोगे, एफ एस मल्टीप्लाई एल एस बाय ए ऑफ स्टील मल्टीप्लाई यंग मॉड्यूलस ऑफ स्टील। ये तो हुआ मेरा इसके लिए। सिमिलरली जब मैं ब्रास के लिए बात करूंगी तो ब्रास के लिए ध्यान से देखो, ब्रास पे टेंशन लगाने वाला सिर्फ एक ये 6 kg है ना। तो ब्रास पे जो 6 kg की वजह से लग रहा है वो कितना आएगा आपके पास, 6g, दैट इज कितना हो गया, g की वैल्यू 10 ली तो 60 न्यूटन। जब मैं डेल्टा एल फॉर ब्रास लिखूंगी तो कितना हो जाएगा, फोर्स ऑफ ब्रास मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ ब्रास डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ब्रास इनटू यंग मॉड्यूलस ऑफ ब्रास। ये हुई हमारी यहां तक की सारी कहानी, जितना भी हमने यंग मॉड्यूलस के ऊपर पढ़ा है। ठीक, अब इसके बाद आते हैं शियर मॉड्यूलस, या इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। मॉड्यूलस ऑफ, ये कैसे डिफाइन होगा, विद इन इलास्टिक लिमिट within elastic limit it is defined as the ratio of shear stress to shear strain। shear stress to shear strain within elastic limit।
इसका सिंबल हमने लिखा इज इक्वल्स टू shear stress by shear strain। कितना हो जाएगा अपने पास F पैरेलल, क्योंकि टेंजेंशियल फोर्स थी बाय ए, और स्ट्रेन को हमने क्या लिखा था XL, shear strain का सिंबल हमने फाई लिया था, ये हो गया नीटा। ठीक है, अगर मैं इसकी यूनिट्स की बात करूं तो यूनिट्स इसकी भी क्या रहेंगी, SI यूनिट न्यूटन मीटर -2, डायमेंशंस की बात करोगे तो क्या लिखोगे आप ML-1 T-2। इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टेंजेंशियल स्ट्रेस था, ये याद रखना कि पैरेलल स्ट्रेस लग रहा है। अब उसने बोला है अ स्क्वायर लेड स्लैब ऑफ साइड, एक लेड स्लैब है जिसकी साइड क्या दे रखी है 50 सेंटीमीटर और थिकनेस दे रखी है 10 सेंटीमीटर, इज सब्जेक्टेड टू अ शेयरिंग फोर्स, उसके ऊपर एक शेयरिंग फोर्स लगाया ऑन इट्स नैरो फेस। तो नैरो फेस तो ये दिखेगा अपने को, देखो नैरो फोर्स फेस क्या हो गया अपने पास, ये 50 का और ये हो गया ऐसे, इधर कितना है अपने पास 50 सेंटीमीटर, ये वाली साइड कितनी है अपने पास 10 सेंटीमीटर। उसने अपने को क्या बोला है, हमने इसके नैरो फेस पर एक फोर्स लगाई है इस डायरेक्शन में, कितना 9 × 10⁴ न्यूटन का। द लोअर एज इज रिवाइटेड टू द फ्लोर, इसको मैंने फिक्स रखा। हाउ मच विल द अपर एज बी डिस्प्लेस्ड, अपर एज कितना डिस्प्लेस होगा, मतलब ये यहां से कितना शिफ्ट लेगा, हमें वो एक्स निकालना है। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है रिजिडिटी का, नीटा जी से दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, नीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा अपने पास F पैरेलल बाय ए मल्टीप्लाई L बाय एक्स। तो x की वैल्यू कितनी बनी, F पैरेलल बाय एरिया मल्टीप्लाई L बाय, F पैरेलल कितना लगाया आपने 9 × 10⁴। कौन सी लेंथ आपकी फिक्स्ड थी 50 × 10⁻² डिवाइडेड बाय, आपके पास एरिया कितना है 50 × 10 और दोनों सेंटीमीटर में थे तो 10⁻⁻4 मल्टीप्लाई, ये कितना आया आपका 5.6 × 10⁻9। हम ये कैलकुलेशन करेंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, x की, जो कि क्या था अपने पास चेंज। इस तरीके से हमने करा ये वाला क्वेश्चन। अब लास्ट है इसका बल्क मॉड्यूलस। ठीक है, अब बल्क मॉड्यूलस में देखो कि कैसे होगा। बल्क मॉड्यूलस के बाद हमारे सिर्फ 2 टॉपिक बचेंगे, एक तो एनर्जी और एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। चलिए स्टार्ट करते हैं बल्क मॉड्यूलस से। बल्क मॉड्यूलस को हम लोग B से रिप्रेजेंट करेंगे। अब बल्क मॉड्यूलस क्या कहता है, विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो B इज इक्वल्स टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब इसमें जो आप F/A लिखते हो जनरली वो हम लोग प्रेशर से डिनोट करते हैं,
ठीक है, तो हम लोग इसमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस में ऊपर प्रेशर लिखेंगे और नीचे स्ट्रेन में डेल्टा वी बाय वी। तो हमारे पास बल्क मॉड्यूलस कितना हो जाएगा, माइनस डिवाइडेड बाय डेल्टा वी। नेगेटिव साइन सिर्फ हमने इसलिए लगाया है क्योंकि वो हमें ये बताते हैं कि अगर आपने प्रेशर ज्यादा लगाया तो वॉल्यूम कम हो जाएगी, और वाइसा वर्सा, प्रेशर आप बाहर की तरफ तो वॉल्यूम बढ़ रही है जितना जितना कम करोगे। सिर्फ नेगेटिव साइन हमारा ये रिप्रेजेंट करता है। अब एक क्वेश्चन इसका देखते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं सबके एक एक क्वेश्चन करा दूंगी, आपको लग रहा है। उसने बोला है अ स्फीयर कॉन्ट्रैक्ट्स इन वॉल्यूम। ऑलरेडी उसने मुझे क्या बोला है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम क्या होगी अपनी, कम होगी। तो कॉन्ट्रैक्ट इन वॉल्यूम मतलब डेल्टा वी बाय वी कितना दे रहा है वो मुझे 0.01, परसेंटेज हटाओगे तो 100, दैट इज कितना है ये मेरे पास 10 की पावर -4। When taken to bottom of sea 1 किलोमीटर डीप, मैं इसको सी में 1 किलोमीटर नीचे लेके जा रही हूं, ठीक है। फाइंड द बल्क मॉड्यूलस ऑफ मटेरियल, डेंसिटी दे रखी है और ये दे रखा है। तो प्रेशर होता है अपने पास रॉ जी एच, फॉर्मूला आप अभी आगे फ्लूइड में पढ़ोगे इसका। तो डेंसिटी कितनी दे रखी है उसने मुझे, डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज 1, सीजीएस में दे रखी है ना, तो मैं सीजीएस में ही निकालती हूँ इसको। जी हो गया 980 मल्टीप्लाई, अगर मैं इस हाइट को इस डेप्थ को कन्वर्ट करूं सेंटीमीटर में तो कितना हो जाएगा 10⁵ सेंटीमीटर। तो ये आया 10⁵ सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा 9.8 इंटू 10⁻7, ठीक है, 9.8 इंटू 10⁻7 हो जाएगी। अब सेंटीमीटर है तो इसकी यूनिट क्या होती है प्रेशर की, जनरली न्यूटन मीटर -2, तो अब डाइन सेंटीमीटर -2 हो जाएगी हमारी यूनिट। हमने क्या बात करी, बल्क मॉड्यूलस की। तो B इज इक्वल्स टू P कितना है 9.8 इंटू 10⁻7 डिवाइडेड बाय डेल्टा V बाय V कितना है 10⁻⁻4। तो ये कितना हो गया 9.8 इंटू 10⁻11, ठीक है। ये आ गया हमारा बल्क मॉड्यूलस। हाँ जी, अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ जो है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी वायर को अगर मैं खींच रही हूं तो वो जो अपने अंदर एनर्जी स्टोर करेगा, पोटेंशियल एनर्जी, वो कितनी थी, हाफ के एक्स स्क्वायर। और एक्स क्या लेते थे हम लोग, इलोंगेशन। और हमने अभी किसमें देखा था, जब मैं आपको यंग मॉड्यूलस करा रही थी तो मैंने आपको यंग मॉड्यूलस में एक टर्म लिखवाई थी के के लिए। देखो के इज इक्वल्स टू वाई ए बाय एल लिखाया था मैंने आपको, है ना। तो अब हम इसी का यूज करते हैं एक बार। हमारे पास यहां क्या हो जाएगा, हाफ वाई ए बाय एल इंटू डेल्टा एल का होल स्क्वायर। तो ये क्या हुआ, हाफ इंटू वाई, एक डेल्टा एल बाय एल इधर आया, ठीक है। और यहां पे हमने क्या करा, ऊपर इधर एक एल की मल्टीप्लाई करो, एक एल से डिवाइड, तो ये इंटू हुआ और ये बना आपका ए एल। तो ये आया हमारा u इज इक्वल्स टू हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर मल्टीप्लाई वॉल्यूम, ठीक। और जब हम लोग बात करेंगे अगर स्ट्रेस के टर्म्स में, तो मैं y को क्या लिख सकती हूँ, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, एक स्ट्रेन से एक स्ट्रेन कैंसिल हो जाएगा। तो एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम हो सकता है। और जब मैं इसको एनर्जी बाय वॉल्यूम बोलूंगी तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। अब मैं डेटा के हिसाब से चेंज कर सकती हूं जब भी मुझे यंग मॉड्यूलस या स्ट्रेस या स्ट्रेन के टर्म में चाहिए। मान लो कि मुझे स्ट्रेस नहीं चाहिए था तो स्ट्रेस को क्या लिखती, वाई इंटू स्ट्रेन, तो स्ट्रेन का स्क्वायर चला जाता। मुझे स्ट्रेन नहीं चाहिए तो क्या लिखा जाता, स्ट्रेस बाय वाई, तो स्ट्रेस स्क्वायर बाय वाई फॉर्मूला बन जाता। इतनी सी बात है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की इन टर्म्स ऑफ वाई और ये सब।
अब इसका एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम लोग, फिर लास्ट टॉपिक है हमारा कर्व। देखो ये कह रहा है एक रबर कॉर्ड हैज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर, ए इज इक्वल्स टू 1 मिलीमीटर स्क्वायर दे रखा है उसने। तो हम क्या लिखेंगे इसको, 1 मिलीमीटर में 10 टू द पावर -3 मीटर होते हैं, तो अपने पास कितना बना 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर बना। हैज टोटल अनस्ट्रेच्ड लेंथ, टोटल लेंथ उसने मुझे कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, मतलब कितना हो गया 0.1 मीटर। अब उसने बोला इज स्ट्रेच्ड टू 2 सेंटीमीटर, तो डेल्टा एल कितना आया आपके पास 2 सेंटीमीटर का, दैट इज 0.02 मीटर। अब उसने बोला या प्रोजेक्ट दे रखा है 5 mg का मास, यंग मॉड्यूलस दे दिया उसने मुझे रबर का, कितना 5 × 10⁸ न्यूटन मीटर -2। उसने टेंशन बोला है, टेंशन मतलब लोड ही तो निकालना है मुझे, भाई लोड कितना लगा मेरे पास, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था y इज इक्वल्स टू एफ बाई ए एल बाई डेल्टा एल। तो f कितना हो जाएगा हमारे पास y a डेल्टा एल बाई एल, वैल्यू कितनी रखी मैंने 5 × 10⁸, एरिया है 10⁻⁻6, 0.02 डिवाइडेड बाय 0.1 टू 10, तो ये कितना हुआ हमारे पास 5 2 ये कैंसिल, 10⁻² न्यूटन का टेंशन आएगा मेरी स्ट्रिंग पे, कि मतलब इतना लोड लगा तब जाके वो इतना एक्सटेंशन कर पाई। अब चलते हैं हम अपने ग्राफ की तरफ, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको बताएगा कि ब्रिटल है, जो आपका पार्टिकल है वो ब्रिटल है कि वो आपका डक्टाइल है, विद इन इलास्टिक लिमिट कैसे चल रहा है कैसे नहीं चल रहा, हम लोग ये सारी बातें इससे देखेंगे। तो देखो स्ट्रेन स्ट्रेस, O A B D E, यहां कहीं एक पॉइंट C, ये हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व है। अब देखो कहना क्या चाहता है आपसे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में, सबसे पहली चीज O से A वाले रीजन में वो हुक्स लॉ फॉलो करेगा, ठीक है, सिर्फ कहां से कहां तक O से A वाले रीजन तक हुक्स लॉ फॉलो होगा। इसका मतलब जितना स्ट्रेस है, जितना स्ट्रेन आ रहा है उतना स्ट्रेन उतना स्ट्रेस, ऐसा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो एक दूसरे के। लेकिन अभी क्या है मेरे पास इलास्टिक नेचर है, वो रीगेन करेगा अपनी। O से A वाले रीजन तक जो मेरा ग्राफ है वो हुक्स लॉ फॉलो कर रहा है। हुक्स लॉ का मतलब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और ये कब डिफाइन कर देते हैं विद इन इलास्टिक लिमिट, मतलब अगर मैं A तक लेके जाने के बाद भी हटाऊंगी तो वो क्या करेगा रीगेन कर लेगा। लेकिन जैसे ही मैं उसको कहां लेके गई B वाले पॉइंट तक लेके गई, अब A से B वाला जो रीजन है वो मेरी इलास्टिक लिमिट के अंदर नहीं है, ठीक है, A से B वाले रीजन तक, सिर्फ B वाले पॉइंट तक वो अभी भी क्या करेगा रीगेन तो कर लेगा, लेकिन पूरा रीगेन बोलो आप ऐसा नहीं करेगा। क्लियर? तो यहां तक क्या हुआ मेरे पास ये रीजन आया, A से B रीगेन करेगा लेकिन पूरा रीगेन नहीं करेगा, स्ट्रेस अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन नहीं है। जब मैं B से D वाले रीजन में गई, ठीक है, अब B से D वाले रीजन में क्या होगा, वो कंप्लीट प्लास्टिक नेचर में आ चुका है। B से D वाले रीजन में वो क्या है आपके पास प्लास्टिक रीजन है अब आपके पास ये वाला, ठीक। D वाले पॉइंट को हम लोग जो बोलेंगे वो टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिमिट हाँ जी सॉरी बच्चों, देखो उसने यहां से क्या बोला A O से A तक जो है वो मेरा हुक्स लॉ फॉलो कर रहा है, इसका मतलब इलास्टिक लिमिट के अंदर है,
तो मेरा बॉडी जो है अभी इलास्टिक नेचर की है। फिर जब मैं ए से बी तक गई, अब वो हुक्स लॉ फॉलो नहीं कर रहा, बट वो अभी भी क्या कर रहा है, अपनी रिगेन कर रहा है शेप। तो मैं इस वाले पॉइंट को बोलूंगी यील्ड पॉइंट या इलास्टिक लिमिट। ये क्या हो जाएगी मेरी इलास्टिक लिमिट। ठीक है। अब जब मैं बी से डी की बात कर रही थी, तो बी से डी में क्या हुआ कि आपने स्ट्रेस हटाया भी तो भी मेरी बॉडी अब अपनी शेप वापस रीगेन नहीं कर रही है। नहीं रीगेन कर रही, इसका मतलब कैसे सेट में चली गई है, वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में चली गई है। तो हम लोग जो डी वाले पॉइंट को बोलेंगे, इस केस में मैं डी को बोलूंगी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, कि वो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ बोला जाएगा इस लिमिट को। इसका मतलब क्या है कि बी से डी वाले रीजन में बॉडी के पास अब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आ चुका है। डी पॉइंट तक मेरी बॉडी की लिमिट है कि वो अभी नहीं टूटेगी, ये लास्ट लिमिट है। ठीक है। तो बी से डी वाला रीजन, तो इसमें क्या है, वो परमानेंट सेट ले चुकी है। बी से थोड़ा सा भी आगे गए आप तो बॉडी के पास क्या आएगा, परमानेंट सेट आ जाएगा। तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब इसके बाद बात करते हैं डी से ई वाले रीजन की। ई वाले रीजन को हम फ्रैक्चर पॉइंट बोलते हैं। फ्रैक्चर पॉइंट मतलब कि ई वाले रीजन तक आते ही वो बॉडी क्या करेगी, टूट जाएगी। अब हमारे पास दो तरीके की बॉडी है, डक्टाइल और ब्रिटल। ये हम केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, है ना। डक्टाइल है वायर के, ब्रिटल है आपका मेटल, ये चीज। अब अगर मेरा जो डी से ई वाला सेपरेशन है वो शॉर्ट है, ठीक है, डी टू ई वाला सेपरेशन जो है वो शॉर्ट है, इसका मतलब मेरी जो बॉडी है वो क्या है, ब्रिटल है। और अगर डी से ई वाला जो रीजन है वो थोड़ा लॉन्ग जा रहा है आपका, मतलब वो ऐसे गया है डी से ई वाला रीजन, और इसमें डी से ई वाला रीजन इतना गया। कंपैरेटिवली अगर हम बात करेंगे तो जब लॉन्ग, उन दोनों के बीच का सेपरेशन ज्यादा है तो वो डक्टाइल है, और अगर उन दोनों के बीच का सेपरेशन थोड़ा कम है तो वो कैसा बॉडी आपका, ब्रिटल नेचर का है वहां पे। ये सारा का सारा हमारा सॉलिड्स का काम पूरा खत्म हो चुका है। एक ही लेक्चर था, छोटा सा चैप्टर था, प्यारा सा, बस थोड़ी इसमें कैलकुलेशंस हैं कि यार बहुत ज्यादा हो जाती हैं, परेशान हो जाते हैं। मुझे पता है कि कैलकुलेशंस तो देख के फिजिक्स मेडिकल वाले बच्चे होते हैं तो वो तो वैसे ही हाथ छोड़ देते हैं, और फिर मैथ्स वाले बच्चों को लगता है अरे तो हो ही जाएगा, यह हाल होता है इसमें। ठीक है, बट ये सारा का सारा हमारा आज चैप्टर कंप्लीट होता है। इसका ग्राफ देख लेना याद से, यंग मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस और शेयर मॉड्यूलस, एक न्यूमेरिकल इनके जरूर ट्राई कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। इसके बाद हम लोग जब भी मिलेंगे हम लोग अब अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, बाय बाय।